हेलो दोस्तों, आज हमारी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अगली क्लास है और इस क्लास में हम महात्मा गांधी द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण आंदोलनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पिछली क्लास में हमने गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह था, जैसे हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, उसके बारे में विस्तार से पढ़ लिया था। तो गांधी जी के बारे में हमने जो पढ़ा अभी तक वो ये था कि गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका जाते हैं एक केस के सिलसिले में और 1915 में वापस भारत आ जाते हैं। और भारत आने के बाद 1917 में उनका पहला आंदोलन होता है, जैसे चंपारण के नाम से जानते हैं। चंपारण जो जगह है वो बिहार में है और चंपारण की किसानों की कुछ समस्याएं थी, अंग्रेज़ों से परेशान थे वो, उनकी कुछ नीतियों की वजह से। ठीक है, तो चंपारण में किसानों की जो स्थिति है, ठीक है, वो गांधी जी को पता चलती है लखनऊ अधिवेशन में, जो 1916 में होता है। ठीक है, वहाँ पर बिहार चंपारण के जो स्थानीय नेता हैं जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल, उनके द्वारा किसानों की जो स्थिति है वो उसके बारे में गांधी जी को बताया जाता है लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, लाइन बनती है कि राजकुमार शुक्ल लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिलते हैं, मुलाकात होती है उनकी, और वहाँ पर गांधी जी को चंपारण की जो किसान हैं उनकी समस्याओं के बारे में बताते हैं और आमंत्रण देते हैं, मतलब बुलाते हैं कि आप चंपारण आइए, ठीक, किसानों से मिलिए और उनकी समस्याओं को समझिए, और अगर आपको लगता है तो उसके लिए सत्याग्रह आंदोलन वगैरह करिए। ठीक है, मतलब निमंत्रण देते हैं बुलाने का। तो चंपारण के बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने कल क्या पढ़ा था। चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, ये आपका 1917 में होता है और चंपारण जो जगह है ये आपकी बिहार में है। ठीक, इसमें आप लिखिए कि राजकुमार शुक्ल की मुलाकात गांधी जी से लखनऊ अधिवेशन 1916 में होती है। ठीक है, 1916 में मिलते हैं और गांधी जी को चंपारण आने का निवेदन करते हैं। ठीक है, या निमंत्रण देते हैं, निवेदन करते हैं। ठीक है, उनसे कहते हैं कि आप आइए चंपारण और किसानों से मिलिए जुलिए, उनकी समस्या को सुनिए। तो ये फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए, और इसके बाद गांधी जी चंपारण जाते भी हैं। तो समस्या क्या है चंपारण किसानों की, तो रीज़न क्या है, देखिए। पहला जो रीजन है वो है नील बगान मालिकों के द्वारा, नील बगान मालिकों के द्वारा किसानों से तकाबी ऋण लिया जा रहा है। ठीक है, किसानों से तकाबी ऋण वसूल करना, ये पहला कारण हो गया। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है नील की खेती। और कैसे, किस पद्धति से, तो तिनकठिया पद्धति द्वारा। ठीक है, तिनकठिया पद्धति द्वारा, इसका मतलब है कि 3/20 हिस्से पर नील की खेती आपको करनी ही है किसी भी स्थिति में। ठीक है, ये दो कारण हो जाएंगे। इसके बाद जब गांधी जी जाते हैं तो किसान उनको ये समस्या बताते हैं। तो उसके बाद गांधी जी जो हैं वो इस बात का विरोध करते हैं। ठीक है, सत्याग्रह करते हैं, वहाँ के जो लोकल किसान होते हैं उनसे मिलने के बाद वहाँ पर एक सत्याग्रह होता है।
तो सरकार को जब ये बात पता लगती है कि सत्याग्रह हो रहा है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पर चीज़ें बिगड़ रही हैं, तो वो एक कमीशन का गठन करते हैं और उस जो कमीशन बनता है या जो समिति बनाई जाती है उसमें गांधी जी को भी एज ए मेंबर रखा जाता है, ठीक है। तो बाद में ये होता है कि तिनकटिया जो सिस्टम होता है वो समाप्त कर दिया जाता है। सरकार को लगता है कि व्यवस्था गलत है, ठीक है, ऐसा मान लेती है सरकार, ब्रिटिश सरकार, ठीक है। और बागान मालिक जो थे, ठीक है, नील बागान के जो मालिक थे, उन्होंने जो अवैध वसूली की थी उसका 25% किसानों को वापस करना पड़ता है, ठीक है, ऐसा सरकार आदेश देती है, ठीक है, बात समझ गए। और ये आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि बागान मालिकों को अवैध वसूली का 25% वापस करना पड़ता है, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह की आउटलाइन ये हो जाएगी। तो अब हम आज पढ़ेंगे अपना अगला जो उनका मूवमेंट था गांधी जी का, अगले आंदोलन के बारे में। तो चंपारण के बाद खेड़ा का जो सत्याग्रह होता है उनका अगला सत्याग्रह है। खेड़ा सत्याग्रह ये आपका 1918 में होता है। खेड़ा जो जगह है वो आपकी गुजरात में है, आपको याद रखना है। खेड़ा कहाँ पे है? गुजरात में है। इसके बाद छोटा सा कारण है, ये आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। सत्याग्रह करने का कारण क्या है? रीज़न, ठीक है। कारण ये है कि उस समय गुजरात क्षेत्र में अकाल पड़ा था। अकाल पड़ने से खेती में जो पैदावार होती है बहुत कम हुई थी, लेकिन जो अंग्रेज़ थे, जो अंग्रेज अधिकारी थे, वो लगान उतना ही वसूल कर रहे थे, उसमें कमी नहीं थी। तो यही विरोध का कारण होता है कि आप लगान उतना ही वसूल, मतलब पैसे आप उतना ही वसूल कर रहे हैं, जबकि उनकी इनकम कुछ भी नहीं है वहाँ किसानों की, क्योंकि अकाल पड़ा था। तो लिखिए सब कारण पहला कि भीषण अकाल के बाद, भीषण अकाल के बाद भी लगान वसूली। अकाल पड़ने के बाद भी उनको जो लगान है वो देना पड़ रहा है। यही वहाँ के सत्याग्रह होने की वजह है, किसानों के वहाँ पर नाराज़ होने की वजह है। परिणाम क्या आता है? रिज़ल्ट जब ये मूवमेंट चलता है खेड़ा का, तो परिणाम क्या आता है कि सरकार ने केवल जो सक्षम किसान हैं, ठीक है, एनालाइज करने के बाद कि जो लगान दे सकते हैं अकाल पड़ने के बाद भी, जिनके पास संपत्ति है कि वो लगान दे सकते हैं, उनसे ही केवल लगान लिया, ठीक है। सरकार ने केवल सक्षम किसानों से ही लगान वसूल किया, ठीक है। तो फिर समझ लीजिए खेड़ा कहाँ है? खेड़ा जो जगह है गुजरात में है। 1918 में वहाँ पर सत्याग्रह होता है। कारण क्या है सत्याग्रह होने का? कि भीषण अकाल के बाद भी लगान उनसे वसूला जा रहा है, ठीक। परिणाम क्या आता है कि सरकार ने केवल सक्षम किसानों से ही लगान वसूला। सरकार मान गई इस बात को कि सभी किसानों से लगान वसूल नहीं करना चाहिए, वो देने की स्थिति में नहीं है, ठीक है। ये बात समझ गए। इसके बाद जो है हमारा अगला जो मूवमेंट आता है गांधी जी का, वो आता है अहमदाबाद का आंदोलन। इसके बाद आता है अहमदाबाद मिल आंदोलन। ये भी आपको 1918 में ही होता है। अहमदाबाद जो जगह है वो भी गुजरात में ही है, ये आप स्वयं जानते होंगे, ठीक है। तो इस आंदोलन में रीज़न क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका रीज़न क्या है। कारण ये है कि जो मिल मालिक थे उन्होंने प्लेग बोनस को बंद कर दिया था, ठीक है। तो मिल के जो मजदूर थे वो इस बात का विरोध कर रहे थे, क्योंकि प्रथम जब विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का चरण था, ठीक है। जो विश्व युद्ध था वो खत्म हो चुका था 1918 में, ठीक। तो उस समय ना महंगाई अपने चरम पर थी, क्योंकि विश्व युद्ध में हर तरह से हर व्यक्ति प्रभावित होता है, ठीक है। तो महंगाई बढ़ गई थी और बोनस बंद कर दिया था जो मिल के मालिक थे। तो जो मजदूर थे वो इसी बात का विरोध कर रहे थे।
तो इसमें लिखिए कि मिल मालिकों और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। जो मिल के मालिक थे वो इस बोनस को बंद करना चाहते थे। ठीक है, जब प्लेग बीमारी आई थी तब उस समय इस बोनस को स्टार्ट किया गया था और अब मिल मालिक चाहते थे कि हम इस बोनस को बंद कर दें। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद की स्थिति थोड़ी सी जो स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। ठीक है, महंगाई चरम पर थी, तो मिल के मजदूर नहीं चाहते थे कि बोनस बंद हो जाए। तो गांधी जी को इस विवाद का जब पता लगता है तो वो मिल मजदूरों की तरफ से अपनी बात को मिल मालिकों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो गांधी जी की और मिल मजदूरों की मांग ये थी कि लगभग 35% जो है बोनस दिया जाए। ठीक है, 35% बोनस दिया जाए। तो गांधी जी की मांग है कि 35% बोनस दिया जाए। अब इस डिमांड के काउंटर में मिल मालिकों ने कहा, मिल मालिक क्या कह रहे हैं? मिल मालिकों ने 20% बोनस की मांग को स्वीकारा। 20% बोनस स्वीकृत किया कि हम 20% ही दे पाएंगे और साथ में वार्निंग दी कि अगर ये बात नहीं मानेंगे तो हम आपको जॉब से निकाल देंगे, ऐसा मजदूरों के लिए कहा। ठीक है, 20% बोनस स्वीकृत किया और ना मानने पर नौकरी से निकाल दिया जाएगा। नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो गांधी जी जब इस बात को सुनते हैं कि उनकी मांग को नहीं माना गया है तो वो इसमें एक भूख हड़ताल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर गांधी जी की प्रथम भूख हड़ताल है। इसमें को लिखना है कि इस आंदोलन में प्रथम भूख हड़ताल होती है गांधी जी के द्वारा। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि गांधी जी अपनी प्रथम भूख हड़ताल कब करते हैं? तो अहमदाबाद आंदोलन के दौरान की जाती है 1918 में। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि गांधी जी जो है वो इस मामले को ट्रिब्यूनल को सौंप देते हैं। ट्रिब्यूनल से मतलब होता है न्यायाधिकरण को, मतलब जो उस टाइम जो अदालत वगैरह होती थी उसको सौंप देते हैं। तो जो ट्रिब्यूनल होता है वो भी 35% की मांग को सही ठहराता है। वो भी कहता है कि जो 35% बोनस की जो डिमांड है वो एकदम सही है। ठीक है, तो क्या होता है, बाद में इस मामले को ट्रिब्यूनल में क्या होता है, न्यायाधिकरण को सौंप दिया जाता है। निर्णय क्या आता है, देखिए, और ट्रिब्यूनल भी 35% बोनस की मांग को सही ठहराता है। वो कहता है कि मांग जो है वो उचित है। तो यहाँ से क्या होता है कि ये मांग मान ली जाती है। अब जब न्यायालय ने कह दिया है कि ये मांग सही है तो मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है गांधी जी की और मिल मजदूरों की जीत हो जाती है। 35% जो बोनस है वो मिलने लगता है। अच्छा, इस आंदोलन में गांधी जी की जो मेन सहयोगी थी वो आपकी अम्बालाल साराभाई की जो बहन है अनसुईया बेन, वो इस आंदोलन में गांधी जी की मुख्य सहयोगी हैं। तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि इस आंदोलन में
गांधी जी के मुख्य सहयोगी अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन मुख्य सहयोगी थी। अनुसुईया बेन थी, ठीक है। इस आंदोलन में गांधी जी की मुख्य सहयोगी अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन थी। यहाँ से आपका ये अहमदाबाद का जो आंदोलन था, इसका जो टॉपिक था वो ख़त्म हो जाता है। आपको क्या याद रखना है कि ये यहाँ पर गांधी जी प्रथम भूख हड़ताल करते हैं 1918 में इस आंदोलन के दौरान। आंदोलन का रीज़न क्या है होने का कि जो मिल के मालिक हैं वो प्लेग बोनस को बंद कर रहे हैं, ठीक है। और इस समय स्थिति क्या है कि महंगाई अपने चरम पर है, तो अगर बोनस बंद हो जाएगा तो कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ जाएगी। जो मजदूर हैं, ठीक है, उनकी फाइनेंशियली स्थिति बिगड़ जाएगी। तो इसी वजह से जो मिल के मजदूर हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। गांधी जी जब मिल मजदूरों का सहयोग देते हैं, उनकी मांग को सुनते हैं, उनकी स्थिति को सुनते हैं, तो वो भी 35% बोनस की जो है मांग करते हैं मिल मालिकों से कि इतना इनको दिया जाए। लेकिन जो मिल मालिक हैं वो नहीं मानते हैं, वो कहते हैं हम 20% ही दे पाएंगे, और जो इस मांग को नहीं मानेगा वो नौकरी पर अगले दिन से ना आए। ऐसा ये वार्निंग के रूप में देख सकते हैं आप। बाद में क्या होता है कि इस मामले को ट्रिब्यूनल को सौंपते हैं, न्यायाधिकरण में जाता है मामला, और वहाँ से डिसीजन क्या आता है कि 35% जो बोनस की मांग है वो उचित है, और बाद में अब न्यायालय ने कह दिया तो मांग मान ली जाएगी। तो यहाँ से आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। देखिए, चंपारण आंदोलन में आपका एक जो पॉइंट है वो छूट गया है कि जब चंपारण आंदोलन हो रहा था तो उस समय महात्मा गांधी जी के सहयोगी कौन कौन से नेता थे। उनमें से जो कुछ प्रमुख नाम है वो लिख लीजिए। चंपारण आंदोलन के समय गांधी जी के साथ, मतलब उनके सहयोगी कौन कौन से जो नेता थे वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहले जो मुख्य नाम है वो हम लिखिए। पहला नाम आता है ब्रज किशोर। देखिए, बीपीएससी तैयारी शायद सेकेंड होगा या थर्ड होगा, एक क्वेश्चन इसमें से आया है कि आपको शायद एलिमिनेट करना था कि उनमें से कौन सहयोगी नहीं थे, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूँ कि क्वेश्चन यहीं से बन रहा है। जो चीज़ आप नहीं पढ़ते नहीं हो, छोड़ देते हो, क्वेश्चन वहीं से बन रहा है। तो आप कृपया करके ये नाम याद रखिए, ब्रज किशोर, इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद। ब्रज किशोर और दूसरा नाम है राजेंद्र प्रसाद का। तीसरा नाम है महादेव देसाई, ठीक है। तीसरा नाम है नरहरि पारिक। उसके बाद JB कृपलानी। इसके अलावा अनुग्रह नारायण सिन्हा। जो लास्ट नाम आपका आता है वो है मजहरुल हक, ठीक है। ये आपके कुछ मुख्य नाम हैं जो उनको आपको याद रखने हैं। ये जो लोग हैं वो चंपारण जो मूवमेंट चल रहा था उस समय गांधी जी के सहयोगी की भूमिका निभा रहे थे, ठीक। तो इसमें आपका खेड़ा का और अहमदाबाद का जो आंदोलन है वो हो जाता है। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद का आंदोलन होता है। उसके बाद जो ईयर आता है वो आता है 1919।
इसमें जो मुख्य घटना होती है वो होती है कि इस सन में आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आता है, ठीक है। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या है उसके बारे में जानेंगे। देखिए 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाता है जिसका नाम होता है सेडिशन कमेटी। सेडिशन कमेटी का गठन। ये लाइन आपको याद रहेगी कि 1917 में क्या होता है, ठीक है। एक्ट कैसे आया, मतलब कैसे पारित हुआ, किन वजह से पारित हुआ, उसकी पृष्ठभूमि में आपको समझने का प्रयास कीजिए। 1917 में क्या होता है, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी का गठन किया जाता है। ये आपका पहला लाइन हो गया। उसके बाद देखिए सेकेंड पॉइंट में, इस कमेटी की सिफारिश पर, इस कमेटी की सिफारिश पर क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से, लगाम लगाने के उद्देश्य से एक एक्ट पारित किया जाता है जिसका नाम होता है द अनाकियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। ये आपका पारित किया गया, ठीक है। तो जब कमेटी गठन होता है तो इस कमेटी ये सिफारिश करती है कि भारत में जितने भी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं उन पर अगर आपको लगाम लगाना है तो एक एक्ट लाइए आप। वो एक्ट लाया जाता है, ठीक है, रॉलेट एक्ट लाया जाता है। इसमें क्या होता है, तो इस एक्ट के अनुसार क्या होता है कि अगर आपको कोई भी व्यक्ति संदिग्ध लग रहा है कि ये किसी भी क्रांतिकारी गतिविधि में लिप्त हो सकता है या आपको संभावित लग रहा है कि ये कोई भी गतिविधि कर सकता है, तो आप संदेह के आधार पर भी किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकते हो। और अगर जेल में आपने डाल दिया उस व्यक्ति को तो वो किसी भी प्रकार की अपील नहीं कर सकता है, ना कोई अपने बचाव में कोई दलील दे सकता है, ठीक है, और ना ही अपने बचाव के लिए कोई वकील कर सकता है, ठीक है। तो इससे एक काले कानून की संज्ञा दी गई थी, ठीक है, जिसमें क्योंकि जो अपराधी व्यक्ति है, जैसे आप मतलब जो ब्रिटिश सरकार जैसे अपराधी मान रही है, वो अपने बचाव में किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं कर सकता है, ठीक है। ना कोई अपील करेगा, ना वकील, ना ही अपने बचाव में कोई दलील देगा कि उसने काम किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो आप अपने मतलब अपने विज़न के हिसाब से अगर आप मान रहे हो कि ये इंसान संदिग्ध लग रहा है, कोई काम कर सकता है, ठीक है, तो आप उसे उठा के जेल में डाल दो, ठीक। तो लिखिए इसमें क्या है, इस एक्ट के अनुसार, इस एक्ट के अनुसार आप किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर, ठीक है, मतलब अगर आपको कोई डाउट है तब भी संदेह के आधार पर अनिश्चित काल के लिए
अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकते हो या बंद कर सकते हो। ठीक है, तब संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हो और उसे अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकते हो। इस एक्ट में क्या है, जैसे बताया आपको कि आप अपने बचाव में कोई अपील नहीं कर सकते हो, ना कोई वकील कर सकते हो, ना ही कोई दलील दे सकते हो। तो इसमें लिखिए आप, इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। ठीक है, बिना अपील का, कोई अपील नहीं कर सकते हो आप, बिना वकील, कोई अपने बचाव में कोई वकील नहीं उतार सकते हो। ठीक है, बिना दलील, अपने बचाव में कोई दलील नहीं दे सकते हो कि आपने क्राइम किया है। ठीक है, जब किसी अपराधी को आप अरेस्ट करते हो ना, तो वो दलील देता है कि मैंने अपराध नहीं किया है या किया है, कुछ कहता है, तो आप वो भी नहीं कर सकते हो। मतलब आपका वो जो चीज़ है वो सुनी नहीं चाहिए। तो इसे एक काले कानून की संज्ञा दी जाती है, रॉलेट एक्ट को। ठीक है, अब क्या होता है बाद में, गांधी जी इस कानून का विरोध करते हैं। ठीक है, गांधी जी इसका विरोध करते हैं, कानून का विरोध करते हैं, और 6 अप्रैल 1919, ठीक है, 1919 की बात हो रही है, तो 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल, और सत्याग्रह की घोषणा करते हैं। ठीक है, जब घोषणा कर देते हैं तो गांधी जी को 8 या 9 अप्रैल को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद किसी बुक में ना 8 अप्रैल लिखा होता है या किसी में 9 लिखा होता है, तो आप दोनों लिख लीजिए, जैसा ऑप्शन आया उसी हिसाब से काम करिएगा। 8 और 9 अप्रैल। ठीक है, 8 या 9 अप्रैल को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे कि ये कानून कैसा था। और बाद में जब गांधी जी ने इसका विरोध करने के लिए हड़ताल अनाउंस की या सत्याग्रह अनाउंस किया, तो उसको अनाउंस करने के 2 दिन के बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद जब उन्होंने हड़ताल का अनाउंस कर दिया था, तो जगह जगह इस कानून के विरोध में प्रदर्शन होने लगते हैं। एक ऐसा ही विरोध पंजाब में हो रहा होता है, जहाँ पर 2 लोकल के जो नेता होते हैं, एक का नाम होता है सैफुद्दीन किचलू और एक का नाम होता है डॉक्टर सतपाल। विरोध प्रदर्शन के दौरान इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक, तो जब डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सतपाल को गिरफ्तार किया जाता है, तो इसके विरोध में वहाँ के जो लोकल के लोग होते हैं वो विरोध करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। और गिरफ्तारी के विरोध में एक बड़ी सभा का आयोजन किया जाता है, जैसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जानते हैं। ठीक है, वहाँ पर एक विशाल सभा होती है और वहाँ पर वहाँ का जो मुख्य सेनापति होता है उस जोन का, जिसका नाम जनरल डायर है, वो गोली चलाने का आदेश देता है निहत्थी भीड़ पर, और एक बड़ा हत्याकांड इतिहास में दर्ज हो जाता है। तो उन सब के बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको क्लास आज की अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।